जनरल फॉरेस्ट्री में अभी तक हम लोग एंशिएंट इंडिया से लेकर के 1960 तक की हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। 1960 में ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है, यहाँ तक देख लिया था। आज के वीडियो में एक तो देखेंगे 65 यानी कि इससे आगे से लेकर 2018 तक की जो हिस्ट्री है अपनी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, उसको डिस्कस कर लेंगे। और पॉसिबल हुआ तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा बहुत, और उसके जो सब ऑर्डिनेटेड जो बॉडीज हैं उससे संबंधित जो छोटे छोटे संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा मुद्दा है जो छूट गया है, उसे और समझ लेते हैं। इसका पर्पज अपने एमपी से रिलेटेड नहीं है, बस एक जनरल व्यू के लिए है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। सपोज मेरे पास 20 बकरियां हैं और मैं यहाँ ग्वालियर से इंदौर ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने एक ट्रक छोटा सा लिया, उसमें 20 को भर दिया और इंदौर लेके जा रहा हूँ। तो मेरे ऊपर अगर मैंने उन्हें भुस की तरह भर रखा है तो मेरे ऊपर एक्शन हो सकती है, क्योंकि एक एनिमल को ट्रांसपोर्टेशन जो करना है उसके लिए कितना स्पेस चाहिए, उसकी कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। तो ये कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ये डिसाइड करती है कि एक एनिमल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या उसे रख रहे हो? जैसे केज एनिमल है, आपने देखा होगा कि अपन जब आजकल तो मेला नहीं लगते हैं, पुराने टाइम पे छोटे छोटे मेला लगते थे। मेला में ये मेला जब लगते थे तो उनमें कुछ चिड़िया घर आते थे, जिनमें एक बड़े पिंजरे में कुछ एनिमल्स को रखा जाता था। तो वो जो एक एनिमल है उसकी बॉडी साइज के हिसाब से उस केज का जो पिंजरा है उसका क्या साइज होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये ऐसी सारी पहले समस्याएं थी। बाद में 1960 में इसी से संबंधित एक एक्ट आया, ये क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, और इसी एक्ट के थ्रू एक एजेंसी का गठन किया गया। आई एम नॉट श्योर, बट सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी जो एजेंसी है वो शायद हैदराबाद में है। एक बार आप गूगल ज़रूर कर लें। और वो एजेंसी की केवल ज़रूरत उन्हें याद रखने की है जो ऐसे एग्ज़ाम दे रहा है जहाँ क्वेश्चन 60-70 या 100 से ऊपर भी आने वाले हैं। 70-80 से लेकर के 100 या 150 तक क्वेश्चन आने वाले हैं फॉरेस्ट्री के, वो याद रखें। एमपी छत्तीसगढ़ वाले जो 20-25 हैं उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना याद रख लें कि ये एक्ट कब आया, काम हो जाता है। अब आता है अपना 1965 का पिछफर वाला जो इशू है, इसे समझते हैं। बात यह है कि मेजोरिटी आप लोगों को मालूम है कि 1945 से लेकर के लगभग 1960-65 का जो टाइम है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें दुनिया में बहुत सारे नए नए कंट्री बने, आज़ाद हुए कॉलोनियल पावर से, और उनकी खुद की समस्याएं थी। किसी के पास खाने की नहीं है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे मूवमेंट चल रहे थे, जैसे इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया वगैरह है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। तो अगर आप इनमें ये बोला जाए कि ये इतने हो जाए कि अपने फॉरेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक डाटा कलेक्शन के लिए एजेंसी स्टार्ट कर दे, ऐसा संभव नहीं है। तो उस टाइम पे वर्ल्ड में कुछ गिने चुने चंगू मंगू से कंट्रीज थे जिनके पास ही अपनी खुद की एजेंसीज थी, जैसे यूएस है, जर्मन है, ब्रिटेन, फ्रांस है। मेजोरिटी के पास कुछ था नहीं ऐसा, शायद ब्रिटेन के पास भी नहीं था। अगर होता तो अपने यहाँ पहले से कुछ ना कुछ इस टाइप की स्टार्ट कर चुके होते। तो अब ये डाटा कलेक्शन कैसे किया जाए ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो पीरियड था 60-70 का कि जब खाने की क्राइसिस है पूरे ग्लोबल लेवल पे फूड की, तो लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट रैपिडली डिक्लाइन होता जा रहा है। इस केस के लिए एक ग्लोबल लेवल पे कोई एक रिपोर्ट वगैरह होनी चाहिए कि आखिर फॉरेस्ट किस तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, तो ये रिपोर्ट के लिए डाटा कहाँ से आए। तो उस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे एक एजेंसी है FAO, आज भी चलती है ये, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है? रोम, इटली। इसने UNDP के साथ हाथ मिलाया, और क्योंकि UNDP पैसा तो मनी तो यही देंगे, टेक्निकल हेल्प UN कर देगा, FAO कर देगा। इन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम हर कंट्री में, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्री के पास कोई डाटा कलेक्शन के लिए कोई सेंटर नहीं है, तो हम हर कंट्री में जाएंगे, उनकी गवर्नमेंट से बात करेंगे और वहाँ पर एक अपना सेंटर इस्टेब्लाइज कर देंगे। और वो जो सेंटर है वो वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा और हमें देगा, जिससे हम एक ग्लोबल लेवल पे एक रिपोर्ट बना लेंगे। तो FAO ने इसी टाइप के हर कंट्री में जाकर के उनकी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया और एक डाटा कलेक्शन सेंटर स्टार्ट किया। तो वैसे इन्होंने अपने पास आए और अपने यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट से बात की, तो इन्होंने देहरादून में जगह दे दी और वहाँ पर पिछफर के नाम से एक सेंटर बना दिया गया, PIS फर। ये कब बनाया गया?
1965 में। इसका पर्पज़ था फॉरेस्ट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट हो। अब ये जब डाटा कलेक्ट होगा तो एफएओ क्या करेगा, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ध्यान रखें, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये एफएओ करता है। कुछ और भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, जैसे यूएनएफसीआरए या यूएन की कोई फॉरेस्ट से रिलेटेड और है एक एजेंसी, वो नहीं निकालती है। आईटीटीओ है, इंडोनेशिया से में भी है, बोगोर में है एक। ये सारी एजेंसियां नहीं निकालती हैं, ये एफएओ है जो ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है। और जो अपनी ये एजेंसी है पिस्फर जो थी, जो कि पहले एक सेंटर था, अब बाद में सेंटर डाटा कलेक्ट करता रहा। इसी टाइम पे 1965 के टाइम पे एक काम और हुआ था अपने यहाँ हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत, जिसकी हरित क्रांति की शुरुआत। अब गवर्नमेंट का प्लान ये था कि जैसे ही 10 साल हो जाएंगे इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को, तो हम एक कमीशन का गठन करेंगे और वो कमीशन ये बताएगा कि भाई हमने जो किया उसमें क्या ऊंच नीच हुई है, क्या सच्चा झूठा जो भी है, तो हम उसके हिसाब से आगे 10 साल के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करें, जिससे देश तेज़ी से आगे बढ़ सके। लेकिन 65 में ही हमारा पाकिस्तान के साथ वार हो गया, बीच में और भी समस्याएं आ गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी थी तो इन्होंने 1970 में ही एक कमीशन का गठन कर दिया। इसे बोलते हैं नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन कब किया गया है, तो वो 1970 में किया गया। अब ये कमीशन क्या करता है, 6 साल काम करता है और 1976 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। ये भी याद रखें कि कब की, 76 में। एमपी में आने के चांस वैसे कम ही है इसके, 70 याद रखो, ये अपने काम का है एमपी वालों के लिए। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये कमीशन जो है, जैसे आपको बताया गया था कि जो वोल्कर भाई साहब थे, जिन्हें 1890 में अपॉइंट किया गया था, किस लिए, इंडियन एग्रीकल्चर की समस्या के लिए। और वो वहाँ पर एक चैप्टर लेके आ गए थे जिससे अपनी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी। वैसे नेशनल कमीशन और एग्रीकल्चर जो है, जब ये 76 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, तो ये अपने रिपोर्ट में कुछ बातें और डेडिकेटेड कर देते हैं। ये बोलते हैं भाई साहब, जो अपने पास फॉरेस्ट है उसे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने पास कोई प्रॉपर एजेंसी है नहीं जो डाटा कलेक्ट करें। तो उसका एक तरीका ये है कि आप ये जो पिस्फर है, इन्हें थोड़ा पैसा ऐसा दो भाई, जगह दो, और एक अच्छी खासी इंफ्रा बना करके दे दो, और इस एजेंसी को रिवाइव करो। यानी कि एक प्रॉपर ये सेंटर जो है उसे एक इंस्टीट्यूट बना दो। तो इस रिपोर्ट की वजह से फिर फंडिंग सपोर्ट होती है ना, और 1981 में इसको रिवाइव करके बना दिया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बना दिया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये रही अपनी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री। ये अब आपसे जैसे क्वेश्चन आ जाए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 81 में बना है, तो उससे पहले क्या था, तो ये पिस्फर था। किसकी रिकमेंडेशन पे ये बना, तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है, उसकी रिकमेंडेशन से है। यहाँ पर पिस्फर का जो फुल फॉर्म दिया है, प्री इन्वेस्टमेंट, इसे एक बार देखना है। मुझे लगता है कि शायद ये प्री इन्वेंट्री होना चाहिए, तो एक बार गूगल ज़रूर कर लें। वैसे जब आपको चैनल पे शेयर किया जाएगा तो वहाँ पर एक बार ये देख के बता दिया जाएगा। तो पिस्फर की बात हो गई है। यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में एक काम और किया गया था कि जब 76 में ये रिपोर्ट आएगी तो इसने सोशल फॉरेस्ट्री को भी प्रमोट करने के लिए बोल दिया गया था। तो सोशल फॉरेस्ट्री वाले अभी इशू आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसमें अभी फिर ये अगेन आएगा रिपोर्ट। 68 में चलते हैं। 68 में दो महत्वपूर्ण काम हुए अपने लिए, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पहला है ये जो चैंपियन और सेठ, ये दो लंगोटिया यार थे, मतलब दोनों ही अलग अलग थे। इससे पहले इन्होंने इंडिपेंडेंटली बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए। लगभग इनने 65 में भी फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया, उस पर अलग अलग काम किया। बाद में ये लोग 68 में आकर के इन्होंने एक जॉइंट पेपर पब्लिश किया, और वही एक बोल सकते हो कि फाउंडेशन है। उसी के बेस पे हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये जो डेट लिखी हुई है 68, वो उसी पेपर के हिसाब से है। तो आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं वो कितने टाइप के हैं, तो 16 टाइप के हैं। ये 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसने किया, तो ये चैंपियन एंड सेथ ने। कब किया, 1968 में किया गया।
कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो आपको 68 की जगह 65 भी लिख सकती हैं। तो ज़्यादातर आपको ऑथेंटिक डेट 68 है, लेकिन 65 भी मिल रहा है तो गलत नहीं है वो। कई बार क्या है कि उनके जो पुराने रिसर्च पेपर थे उनकी डेट आ जाती है। उसी टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई अपने लिए। उस टाइम पे 68 में कॉमनवेल्थ की मीटिंग हुई थी। कॉमनवेल्थ की जो फॉरेस्ट्री की बॉडी है, कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी, 9th नंबर की थी। इसमें आए वेस्टॉबी भाई साहब, जैक वेस्टॉबी। ये इसमें जैसे बोलते हैं ना, हर कोई भी मीटिंग होती है तो कोई ना कुछ तो कर ही देता है उसमें। तो वैसे ही जैक वेस्टॉबी भाई साहब आया और इन्होंने बोल दिया कि भाई हमें सोशल फॉरेस्ट्री की ज़रूरत है। तो सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है वो सबसे पहले जैक वेस्टॉबी ने दिया। कहाँ पर दिया? कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में 1968 में, उसमें इन्होंने दिया था। कॉमनवेल्थ ध्यान रखना है, जैक वेस्टॉबी। ये जैक वेस्टॉबी इतनी बार पूछा जा चुका है कि लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में आ ही रहा है कि सोशल फॉरेस्ट्री टर्म किसने दिया? जैक वेस्टॉबी ने। अब इसी पे रिलेटेड है कि आपको क्वेश्चन घुमा देते हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री टर्म कॉइन किसने दिया, कॉइन्ड बाय, गिवन बाय, यूज्ड बाय, ऐसे कुछ भी पूछ देंगे। तो यहाँ पर सबको शॉर्ट में करके इकट्ठा कर दिया। 12-13 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, सबको कंबाइन कर दिया कि भाई एक साथ ही पढ़ लो, कुछ भी पूछ लें आपसे कि कॉइन्ड बाय, गिवन बाय, यूज्ड बाय किसके दिमाग में, किसके में आया पहली बार। तो ऐसी बहुत सारी बकती है। कब आया? 1968 में। कहाँ पर हुआ? कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस में। कहाँ हुई थी? अपनी नई दिल्ली में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए यहाँ पर चला अपना। अब होता क्या है कि कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं, तिलंडी में। कब हुआ? 68 में। कहाँ हो रहा था? दिल्ली में हुआ। अब भाई दिल्ली इंडिया में है ना, अफगानिस्तान में तो है नहीं। अब ये है महाराष्ट्र PSC, महाराष्ट्र वाले MPSC वाले। इन्होंने एक क्वेश्चन दे मारा। इन्होंने बोला कि इंडिया में सबसे पहले जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म यूज किया गया है वो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने यूज किया है 1970 में। अब 1970 में तो ये बनी है, 76 जो है 76 है उसकी रिपोर्ट में यूज किया गया। तो इन्होंने शायद सन पूछ लिया था उसमें, या फिर इसकी रिपोर्ट का नाम पूछ लिया था कि किसने यूज किया। तो एग्जैक्टली नहीं, आगे क्वेश्चन में आ जाएगा। या तो उन्होंने नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का बोला गया है, 76 का बोला है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब वेस्टॉबी भाई साहब यूज करने के लिए दिल्ली में ही आए थे, कोई अफगानिस्तान नहीं गए थे, तो ऑप्शन अपना आराम से वेस्टॉबी होता। लेकिन भाई इन्होंने जो भी है, जो सोच रखा उसके हिसाब से इन्हें नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर को इन्हें फाइनल आंसर दे रखा था। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। जैसे सोशल फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, सोशल फॉरेस्ट्री टर्म जो है पहली बार किसने कहा या किसने गढ़ा? तो वेस्टॉबी या जैक वेस्टॉबी, जो भी है। लगभग क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं इस पर। टर्म कॉइन्ड बाय वेस्टॉबी, 9th कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कांग्रेस हेल्ड इन दिल्ली इन द ईयर 68। फर्स्ट टाइम द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वार यूज्ड बाय, वही है कॉइन्ड बाय, यूज्ड बाय जैक वेस्टॉबी। महाराष्ट्र वाले भी उम्मीद है क्वेश्चन आ सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन इंडिया, सोशल फॉरेस्ट्री टर्म फर्स्ट टाइम यूज्ड इन इंडिया, भारत में। ये है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन द ईयर, ये BHU वाले हैं भाई। इनका कहना है कि देश में सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री टर्म जो है वो तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने यूज किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया। इसकी भाई रिपोर्ट जो है वो 76 में आई है। तो भाई यही इनका आंसर है, और कोई आंसर अपन को बनता भी नहीं है इसमें। ये जो बोल रहे हैं वही मान करके इनके आंसर लगा लो भाई, और कुछ ऑप्शन है नहीं अपने पास। द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट यूज इन द ईयर, अब यहाँ पर ढूंढ लो तुम। तमिलनाडु वाले भी 1976 ही मिल रहा है ऑप्शन, और कोई है नहीं। तो वो है कि भाई अपनी दुनिया में है, इनका कुछ भरोसा है नहीं। जब भी इन्हें क्वेश्चन बनाने होते हैं, जो याद होता है उसी के हिसाब से लगा देते हैं। तो आप उस हिसाब से देख लो कि ये जिस तिलंडी में है उसके हिसाब से लगा लो। फिर आगे चलते हैं। अपनी 1970 का जमाना आता है। 1968 में सोशल फॉरेस्ट्री टर्म यूज हुआ, लेकिन गुजरात है, देखो इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी आगे होती हैं इस फील्ड में। तो गुजरात जो है उन्होंने स्टेट में सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम शुरू कर दिया लगभग 70 के आसपास, 70-72 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो देश का पहला स्टेट है गुजरात जिसने सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को स्टार्ट किया। हो सकता है आप लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन हो कि ये सोशल फॉरेस्ट्री ये चल क्या रहा है,
देखो जस्ट रिव्यू के लिए बता दूं, वैसे अगले 1-2 क्लास बाद ये टर्म काफ़ी ज़्यादा आएगा। एक है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब है पेड़ उगाना या जंगल उगाना। अब जंगल कहाँ उगाते हो आप? फॉरेस्ट वाले एरिया पे, यानी कि सरकारी ज़मीन पे। सरकारी ज़मीन पे आप फॉरेस्ट को जैसे गेहूँ या चावल उगाते हो वैसे आप उगा रहे हो। पर्पज कॉमर्शियल हो या सामाजिक के हिसाब से जो भी हो आपका वो चल रहा है, एक अलग है। लेकिन आप अगर लोगों की भलाई करना चाहते हो, जैसे मेरा कोई गांव है, इन्हें फ्यूल की ज़रूरत है, जलाओ लकड़ी की ज़रूरत है, तो एक तो जंगल से ये अवैध रूप से कटाई करेंगे तभी अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे। दूसरा, इन्हें और भी बहुत सारी ज़रूरत है, इनके आसपास पॉल्यूशन ज़्यादा है तो CO2 वगैरह O2 मेंटेन है, फ्रूट है, वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्शन है। तो क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, इन्हें सपोर्ट करती है और इनसे बोलती है कि ये देखो आपके पास जो ज़मीन पड़ी है खाली, चाहे वो सरकारी हो, पंचायत की हो या लोगों के खुद के खेत हों, तो लोगों को प्रमोट करते हैं कि देखो आप बाहर से नर्सरी से पेड़ लोगे 50 रुपए का पड़ेगा, हम फ्री में दे रहे हैं, हम लगवाई भी पैसे दे रहे हैं और तुम उसकी रखवाली करोगे हम उसके भी पैसे मजदूरी दे रहे हैं। आप अपने खेतों पे पेड़ लगाओ और आज लगाओगे 20 साल बाद ये पेड़ इतने हज़ार के या इतने लाख के हो जाएंगे, आप काटोगे आपको पैसा भी मिलेगा। तो लोगों को लगता है गवर्नमेंट तो हमारी भलाई कर रही है। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि पेड़ लगेंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ेगा, जो है बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, यानी कि सामाजिक वानिकी। सोशियल फॉरेस्ट्री का मतलब ये समझ लो सिंपल वे में कि फॉरेस्ट्री है, जंगल को हम समाज के पास लेके चले गए और पेड़ जो है वो समाज के बीच में ही लगा रहा है, जिससे समाज की ज़रूरतें उन्हीं के पास कंप्लीट हो जाएं, वो जंगल पे आकर के उनको काट छांट ना करें। तो ये रहा अपना सोशल फॉरेस्ट्री का सेंस। तो सोशल फॉरेस्ट्री पहली बार अडॉप्ट करने वाला कौन सा स्टेट था? वो है गुजरात। तो कई बार आ चुका क्वेश्चन कि इंडिया का पहला स्टेट जिसने सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को स्टार्ट किया, आंसर गुजरात लगा दें। 1970 में 2 काम और हुए थे। एक तो हंगुल, जो प्रोजेक्ट हंगुल है, जम्मू कश्मीर में हंगुल मिलती है, तो ये शायद ढांची गांव नेशनल पार्क है, आई एम नॉट श्योर, शायद ढांची गांव है, तो उसमें है ये हंगुल। जब बस जम्मू कश्मीर में हंगुल याद रखो। तो 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल स्टार्ट किया गया और ये जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की है, इसके अपन पहले मुद्दे पर डिस्कस कर ही चुके हैं कि 70 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। 72 में 2-3 और अच्छे मुद्दे आते हैं। पहला मुद्दा है प्रोजेक्ट लाइन। आपको मालूम है कि गिर फॉरेस्ट गुजरात में है और गिर में ही अकेले शेर, जो एशियन शेर है या एशियन लायन है, जो है एशियाटिक लायन, वो केवल गिर में बचे हुए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि कहाँ है ये एशियाटिक लायन, तो गिर गुजरात सीधा आंसर आ जाता है उसका। 72 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। यहाँ बैकग्राउंड की एक बात और है जो इन्वायरमेंट में आपके काम आएगा। ग्लोबल लेवल पे एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1970 में, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, स्टॉकहोम में हुई थी और उसमें गई थई इंदिरा गांधी जी। और इस कॉन्फ्रेंस के 2 मेजर रिजल्ट हैं अपने लिए और वर्ल्ड लेवल पर। इसी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को स्टार्ट करना, जो नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। और अपने लिए क्या है, इसी कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी को डिफॉरेस्टेशन से जोड़ दिया था और उन्होंने बोला कि भाई जिस देश में फॉरेस्ट अच्छे हैं वहाँ अमीरी भी है। तो इस टाइप से गरीबी और पॉवर्टी और डिफॉरेस्टेशन लिंक करके उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। और जब ये वहाँ से वापस आई थी, तो क्योंकि वहाँ पर कुछ कमिटमेंट करने पड़े थे, तो इसका रिजल्ट था कि उन्होंने इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत काम किया। जैसे 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ये देखो, ये वो टाइम था जब अपना वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट था, ये सेंटर में पावर में है। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 72 में। इसके बाद 76 में इन्होंने वाइल्ड लाइफ जो है और फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है, उसे स्टेट सब्जेक्ट से उठा करके डाल दिया कंकरेंट लिस्ट में। ये 1976 जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को 7th शेड्यूल में डाल दिया। किस अमेंडमेंट द्वारा? 42वें अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसे याद रखें, 42, 76 ये दोनों ही कब किया गया, ये 7th शेड्यूल कंकरेंट लिस्ट में कब डाला गया, तो ये 76 में डाला गया। कौन सी नंबर का ये अमेंडमेंट था? 42 नंबर का था। आज फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ किस शेड्यूल में है? तो 7th शेड्यूल में। कई बार पूछे जा चुके हैं।
इसी टाइम पे नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है। तो एक तो इन्होंने ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काम ये कर दिया, उससे पहले ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ गई। और फिर बाद में आगे अगर इसमें देख लें तो इन्वायरमेंटल एक्ट है 74 में, यहाँ पर है वाटर एक्ट है, वाटर प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एक्ट है। फिर इन्वायरमेंटल जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1981 का, वो भी आएगा, वो भी यही लेके आएंगे। तो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट ये सारी चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें लेकर के आ गई थी। 73 में 3 काम शुरू हुए। प्रोजेक्ट टाइगर, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, 73 में स्टार्ट हो गया। ये 73 के टाइम पे कोई एग्जैक्ट तो नहीं है, 72 73 का टाइम माना जाता है, जिस टाइम पे उत्तराखंड वाले रीजन में चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई। चिपको मूवमेंट से रिलेटेड 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं। पहले हुआ करता था, ये तो आज के टाइम का है अपना उत्तराखंड, और उससे जुड़ा हुआ ये है यूपी। पहले ये यूपी जो उत्तराखंड में आज जो गढ़वाल और कुमाऊँ वाले, ये शायद कुमाऊँ है, ये गढ़वाल है जो भी है, दो उनके, जैसे आपका एमपी में अपने में 10 या 11 संभाग हैं, शायद 10 संभाग हैं, वैसे यहाँ पर 2 संभाग या डिवीज़न है, गढ़वाल और कुमाऊँ। उस टाइम पे ये यूपी के ही 2 संभाग हुआ करते थे। अब इनका जो कुमाऊँ रीजन है, ये इनमें से जो भी है चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उस टाइम पे क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया कि इस रीजन में जाओ और पेड़ों को काटो। ठेकेदारी में कटते थे तो ठेकेदार को ऑर्डर कर दिया, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो उसने वहाँ पर गया और पेड़ काटने का काम चालू हो गया। ये जो 70 का ज़माना था, 65 से 70 का ज़माना, ये केवल ये पेड़ से ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। उस टाइम पे फॉरेस्ट प्रायोरिटी नहीं थी, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज ये कोई मुद्दे थे ही नहीं। उस टाइम पे यही था कि कैसे खाने की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए। उस टाइम पे यूपी गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। एक तो प्रोजेक्ट यही था कि जो अपना शिवालिक हिल है, इस पूरे हिल को चेंज कर दिया जाए, डिफोरेस्ट करके इसे फ्रूट बेल्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। कहाँ, यहाँ नैनीताल से लेकर के शिमला तक, यानी कि हिमाचल तक पूरा का पूरा शिवालिक को फ्रूट बेल्ट बना दिया जाए। ये भी प्रोजेक्ट थे, बट सक्सेस नहीं हो पाए। अच्छा रहा, लेकिन इस टाइप के थे डिफोरेस्टेशन के। तो ये गढ़वाल कुमाऊँ वाले जो रीजन है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर गए, कटाई का काम हुआ। तो वहाँ पर कुछ लेडीज़ थीं, जिनमें एक हैं गौरा देवी। गौरा देवी चिपको वुमेन बोलते हैं, उत्तराखंड वाले काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं ना। गौरा देवी हैं, तो उन्होंने ये, महिलाओं ने एक्चुअली वो पेड़ों से चिपक गई कि भाई काट दो, हम मर जाएंगे, लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे। इम्पोर्टेंस उनकी जो कल्चरल वैल्यू है वो ज़्यादा थी। बाद में लड़ाई झगड़े हुए, ठेकेदार ने बाद में कि भाई नहीं माना तो काट दो। तो ऐसे कुछ लेडीज़ जो है उन्हें काट दिया गया पेड़ के साथ, मर हो गई। फिर उससे एक मूवमेंट, लोकलाइज मूवमेंट खड़ा हो गया, लोगों का सपोर्ट बढ़ गया, और फिर वो काफ़ी बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। अब इसमें जिसे बड़े लेवल पे ले जाने के लिए 2 लोगों ने मेनली काम किया। एक तो है सुंदर लाल बहुगुणा, बहुगुणा देख लेना, और दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट। ये 2 लोग थे मेनली जिन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। सुंदरलाल बहुगुणा तो जनरली हमें याद रहते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट को थोड़े कम ही पढ़ते हैं, और गौरा देवी तो लगभग आप में से मेजोरिटी ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, जो उत्तराखंड के नहीं है वो लोग नहीं पढ़ेंगे इसे। तो ये तीनों ही लोग हैं जिन्होंने काम किया। बाद में ये जो मूवमेंट है काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बाद में गवर्नमेंट जो थी उनने वो प्रोजेक्ट जो फिलिंग थी उसे ख़त्म कर दिया, वहाँ से मान लिया। यही मूवमेंट है, इसी से इंस्पायर होकर लगभग 85 उसके 10-15 साल बाद साउथ इंडिया में एपिको मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ। ये एपिको मूवमेंट ये शायद कर्नाटक में है, कर्नाटक वाले रीजन में है। पांडुरंगा के नाम से एक पर्सन है, उन्होंने इसे काफ़ी ज़्यादा फेमस किया। पांडुरंगा मतलब ये एक टाइप से मराठी नाम लगता है, लेकिन पता नहीं वो महाराष्ट्र या कर्नाटक के बॉर्डर रीजन पे रहा हो या कर्नाटक से संबंधित हो उनका, तो इस टाइप का नाम है उनका। उन एपिको मूवमेंट में हम लोग उसे आगे पढ़ लेंगे। तो ये चिपको मूवमेंट उत्तराखंड का हो गया। उसी टाइम पे यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाता है, इसे याद रख लो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम है। यहाँ पर अपने फॉरेस्ट्री में क्वेश्चन आने की उम्मीद है नहीं। 75 में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, आप याद रखो, क्रोकोडाइल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो 75 में शुरू किया गया। और क्रोकोडाइल, आज तो हम लोग चंबल में घड़ियाल हैं तो चंबल घड़ियाल सेंचुरी पढ़ते हैं, तो क्रोकोडाइल मतलब चंबल, लेकिन केवल ये चंबल में ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट वगैरह है क्रोकोडाइल की जो ब्रीडिंग है वो सबके सब या तो हैदराबाद में है या आंध्र प्रदेश वाले जो रीजन है उसमें है।
तो ये स्टार्टिंग में उधर ही काम शुरू किया गया था इसका। आगे चलते हैं 76 का कमीशन और वाइल्ड लाइफ, ये अमेंडमेंट हो ही चुका है जिस पर क्वेश्चन आते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। जैसे पार्लियामेंट बाय द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 76 कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंकरेंट लिस्ट में लेके आए, तो कौन सा है? 42 वाला अमेंडमेंट है, 7th शेड्यूल में ने डाल दिया। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस में है? कंकरेंट लिस्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ध्यान रखना, हिंदी वालों के साथ एमपीपीएससी में एक बकैती ये भी कि कई बार वो या तो इंग्लिश के टर्म को ही हिंदी में लिख देते हैं कनकरेंट, या फिर कई बार जब उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसा भगवान ही भरोसा है क्या बोला जाए उनसे, ऐसे करते हैं कि हिंदी वाले अपने तो सिर्फ नोच लें। तो वो है भाई, थोड़े बहुत इंग्लिश के टर्म जरूर पढ़ते रहें। आगे चलते हैं, इसमें अपना 79 जिसमें सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टाइप से फॉर्मल वे में स्टार्ट कर दिया, 80 के टाइम पे लगभग ये किया गया। अब आता है अपना 82 का पीरियड। आपको यहाँ पर एक चीज़ छूटी है, 1980। 1980 में कंजर्वेशन एक्ट आया था। जो चीज़ें छूटी हैं दोबारा से लिखता हूँ, कंजर्वेशन एक्ट। इससे भी रिलेटेड अगर हिस्ट्री मैं यहाँ बता देता हूँ आपको तो आसान जाएगा। आगे भी ये सेम स्टोरी में बताने वाला था, लेकिन सोचता हूँ पहले बता दूँ। सबसे पहले क्या था कि जो 1935 का जो एक्ट था उसके थ्रू स्टेट, ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है इसे स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो जो भी फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, लेकिन उस पर जवाबदारी भी उन्हीं की थी कि आप अगर गंदगी फैलाओगे तो सफाई भी आपको ही करना पड़ेगा। तो स्टेट एक लिमिट में ही काम कर रहे थे। जब इंदिरा गांधी जी आई और उन्होंने 76 में अमेंडमेंट कर दिया 1976 का, और इसे कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट वाली लिस्ट में डाल दिया, तो एक टाइप से जिम्मेदारियां हैं वो दोनों के पास बट गई, स्टेट और सेंटर के पास। तो स्टेटों को एक टाइप से फ्री मिल गया, बोला अब तो ऐसा है कि देखो गंदगी कोई भी कितनी भी फैलाए, सफाई तो दोनों को मिलकर करनी है। तो स्टेट वालों ने तो बिल्कुल ऐसे समझ लो मौका मिल गया, वो 4 साल दे दनादन धमा चौकड़ी मचा दी डाइवर्जन पे, फॉरेस्ट के एरिया पे कब्जा करके उसे एग्रीकल्चर वालों को पट्टा दे दे करके। तो ये 76 के बाद 77 में इंदिरा गांधी जी चली गई सत्ता से, जनता दल की गवर्नमेंट आ गई थी। 1980 में जब इंदिरा गांधी जी वापस पावर में आई तो इन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया कि देखो भाई ये 4 साल में इनने इतनी बकैती काटी है स्टेटों ने कि बचने वाली नहीं है। अगर मैं चली गई और 4-5 साल और मिल गए तो शायद है देश का आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया ये साफ कर देंगे। तो 1980 में ये 4-5 सेक्शन है, 5 सेक्शन का 2 पेज का एक एक्ट लेके आ गए थे, जिससे बोला जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट में कोई लंबे चौड़े प्रोविज़न नहीं है, इसमें केवल इतना कर दिया गया है कि फॉरेस्ट एरिया को अगर आप नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेंटर गवर्नमेंट से रिटन परमिशन की ज़रूरत है। मतलब अब स्टेटों के पास वो पावर नहीं है कि अपनी मर्जी से डाइवर्ट कर दें, सबको मुफ्त में देते रहें। अब सेंटर की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, बस इसमें केवल यही प्रोविज़न था। और अगर कोई वायलेट करता है इसको तो फिर उसके जो पनिशमेंट के प्रोविज़न है वो जोड़ करके ख़त्म कर दिया गया था। बस इसमें तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो यहाँ तक अपना 1980 का एक्ट आ जाता है। फिर 82 में 2 संस्थाएँ और बनती हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये 1981 में ही बन चुकी है, तो इसमें डिस्कस का कोई मुद्दा है नहीं। 82 में फॉरेस्ट एजुकेशन और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड 2 चीज़ें बनती हैं। एक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वन्य जीव संस्थान है, भारतीय वन्य जीव संस्थान जो भी होगी हिंदी, ये देहरादून में बनती है। कब बनी? 82 में। कहाँ है? देहरादून में। रट्टा मार लें, पूछते ही पूछी जाती है। दूसरा अपने लिए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है IIFM, अपने भोपाल में ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कब बना? 82 में। कहाँ पर है? भोपाल। ये तो आप समझ लो कि जैसे आपके में आ ही रहा है इस बार। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जबलपुर में है, TFRI या IIFM, इन दोनों में से एक तो पूछ ही लेंगे, ये कन्फर्म सा लग रहा है। आगे इसमें चलेंगे। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक बात और है, ये इसकी जो खुद की वेबसाइट है FSI की, ये क्लियरली बोलती है कि इसकी स्थापना है वो 1981 में हुई। बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो इधर उधर से लिख रहे हैं और वो इसकी जो डेट है वो 1982 बता रहे हैं।
तो एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान रखें कि कहीं एग्जामिनर ने ऑप्शन में 81 ना मिले तो 82 लगा लें भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है वो क्या पी के आया हो और क्या ऑप्शन दे दिया हो। नेक्स्ट आता है अपना 1983 का टाइम। इस टाइम पे वाइल्ड लाइफ के लिए और इम्पोर्टेंट काम किया गया। इंदिरा गांधी जी थी, तो इन्होंने क्या किया कि देखो वाइल्ड लाइफ को तो हम मैनेज तो कर रहे हैं, एक्ट आ गया, उसको एक टाइप से रेगुलेशन हो गई जिससे पूचिंग वगैरह पे कंट्रोल हुआ, जो हंटिंग चल रही थी दनादन उन पे थोड़ा कंट्रोल हुआ, लेकिन वाइल्ड लाइफ को आगे हमें कहाँ लेके जानी है उसका कोई रेगुलेशन ही नहीं है, अपने पास कोई रणनीति नहीं है। देखो फॉरेस्ट जो है यानी कि पेड़ वाला, फॉरेस्ट में पेड़ों के लिए तो अपने पास वर्किंग प्लान था, वर्किंग प्लान ये तो है अपने पास, क्योंकि वर्किंग प्लान तो स्टार्ट हो गया था अपने पास 1881 में ही शायद पहला वर्किंग प्लान बना था नीलाम्बर टीक वाला, या ये पहले बन गया था 1881 में ख़त्म हुआ था, एंडिंग हुआ था। तो वर्किंग प्लान तो कंटिन्यू चल रहे थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया कि वाइल्ड लाइफ के लिए भी हम 15 साल के लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे, और यानी कि 15 साल के लिए हम एक प्लान बना के चलेंगे कि आखिर हमें वाइल्ड लाइफ को अगले 15 साल में कहाँ लेके जाना है, कहाँ पहुँचाना है। तो उसे बोला गया नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो कब आया ये, फर्स्ट कब आया था 83 में, और अभी प्रेजेंट में अपना तीसरा चल रहा है, थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान चल रहा है जो 2031 तक चलेगा। तो ये याद रख लेना क्योंकि ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है करंट के लिए, एमपी के लिए। और इसी टाइम पे एग्रो फॉरेस्ट्री का एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का एग्जाम देने वाले से ज़्यादा याद रख लें, फॉरेस्ट्री वाले एमपी वाले से छोड़ सकते हैं, याद रख लें तो अच्छा, नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें आते हैं अपना 85 का टाइम। आपको मालूम है कि 84 में 85 के टाइम पे शायद इंदिरा गांधी जी ख़त्म हो गई थी। तो उस टाइम पे एक कांड हुआ था भोपाल गैस वाला अपना, कब हुआ था, 2-3 दिसंबर की 1984 को। तो उससे इन्वायरमेंट का इतना बड़ा बवाल हो गया था कि अभी तक 84 तक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था फॉरेस्ट्री, उसे अगले साल 85 में पूरा का पूरा एक मंत्रालय बना दिया गया। हालांकि इसे कैबिनेट का दर्जा अभी भी नहीं है, बट मिनिस्ट्री बना दी गई। धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है। तो पहले ये केवल इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट था, उसमें क्लाइमेट चेंज भी जुड़ चुका है। उसी टाइम पे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बीएससी फॉरेस्ट्री यानी कि एकेडमिक्स शुरू हुआ बीएससी के लिए। अब आता है बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो अपना वो था यूनेस्को ने यहाँ किया था 72 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यहाँ पर उसने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, एक टाइप से रिसर्च स्टार्ट की, रिसर्च करते रहे वो। फिर उसके बाद से उन्होंने एक स्कीम निकाली और उन्होंने 79 में, ये कहीं क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि 1979 में दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्टार्ट किया गया, स्थापित किया गया। अपने यहाँ पहुँचते पहुँचते 86 का टाइम आ गया, राजीव गांधी की गवर्नमेंट आ चुकी थी। उस टाइम पे नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है अपने देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इसे स्थापित किया गया। ये कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना ही है। अब क्योंकि मिनिस्ट्री बनी, तो मिनिस्ट्री का काम है फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजुकेशन का काम देखना। अब पूरा जब घर बनेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, उससे रिलेटेड नीति, पॉलिसी, एक्ट, उन पर काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो इन्होंने फॉरेस्ट एजुकेशन के लिए क्या किया, एक संस्था की स्थापना की, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE। कहाँ बनी, देहरादून। तो फॉरेस्ट सिटी भी बोलते हैं देहरादून को, और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ याद ना रहे तो देहरादून लगा देगा। उसी टाइम पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आया 86 में, और ये ICFRE बन गए। अब इसका एक रिजल्ट ये भी हुआ कि 88 में अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी आती है, सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोल देते हैं इसे, या फॉरेस्ट पॉलिसी के मुद्दे पे तीसरी हुई, क्योंकि पहली आई थी अपनी 1894 में, दूसरी आई अपनी 1952 में, और ये तीसरी रही। यहाँ तक अपना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला आता है 1992, उसमें हुआ था अपना प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट। ये अपने MP में पूछा जा चुका है कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, और उन्होंने डेट इस टाइप की दे दी है, जैसे 1990 है, 1992 है। तो ये 92 है, 92 है, 90 में कंफ्यूज नहीं होना, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी। MPPSC ACF में शायद 2015 में ये पूछा जा चुका है।
93 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इसका एग्जैक्टली तो नहीं है क्योंकि स्टेट और नेशनल लेवल पे ऐसा कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट आया नहीं है, या आया तो गड़बड़ है, तो उसना कोई प्रॉपर डाटा मिला नहीं है इसका। बट कई जगह इसे 93 में बोला गया है, इसलिए इसे यहाँ पर डाल दिया गया है। अब जैसे मैंने पहले शायद बोल चुके हैं इसमें स्लाइड में कि फॉरेस्ट इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ में अगर किसी ने काम किया है अपने यहाँ, तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो इंदिरा गांधी जी ने किया है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर किसी ने काम किया है तो वो अपने अटल जी हैं। तो जैसे ही ये एनडीए गवर्नमेंट आती है, अटल जी सत्ता में आते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने 99 में नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया। पर्पज क्या था? इंदिरा गांधी जी ने जो वाइल्ड लाइफ का तो बना दिया, तो अब वाइल्ड लाइफ की दिक्कत नहीं है, उनके पास 15 साल की पॉलिसी है, 15-15 साल के प्लान चल रहा है कि हमें अपने फॉरेस्ट को कहाँ ये वाइल्ड लाइफ को कहाँ लेके जाना है। तो अटल जी ने बोला कि भाई तुम वाइल्ड लाइफ को तो आगे लेके जा रहे हो, जंगलों का क्या? और तुमने 1952 की पॉलिसी में बोल रखा है कि हमें देश का 33% एरिया है जिसमें फॉरेस्ट करना है। 88 की पॉलिसी भी यही बोल रहा है। तुम दुनिया भर की पॉलिसी में बातें तो कर देते हो, लेकिन वो बातों को कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। तो कोई एक रणनीति की ज़रूरत है जिससे इन चीज़ों को प्रॉपर वे में किया जा सके। तो इसलिए इन्होंने नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम बनाया। कब बना? 1999 में आया। और उसका टारगेट ये था कि हम लोग जो भी पिछले पॉलिसी वगैरह के जो गाइडलाइंस है उनको जो अपने ग्राउंड लेवल पे है, ज़मीनी लेवल पे उन्हें उतारा जा सके, जिससे अपने जो ऑब्जेक्टिव थे, जैसे 33% जो अपना भौगोलिक एरिया उस पर जंगल होना चाहिए, उसे अचीव कर पाए। ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि 33% का टारगेट। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे चलेगा ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। 2002 में इन्होंने बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास करवाया। आपको याद होगा कि 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था, तो उसके 10 साल कब हो रहा है? 2002 में। हम लोगों ने इसे बीच में रेटिफाई कर दिया था, शायद 96 या 97 के आसपास, ज़रूरी नहीं है। तो 2002 में हमने इसे एक एक्ट लेके आए, इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक्ट कब आया? 2002 में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये एक्ट पास हुआ तो आपको एक किसी संस्था की ज़रूरत होती है जो इस एक्ट के हिसाब से काम करे। तो वो संस्था थी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। वो बनाई गई 2003 में चेन्नई में। आगे जाके उसे अथॉरिटी को भी डिस्कस करेंगे। 2003 में इन्होंने एक काम और किया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट के लिए तो 15 साल की रणनीति लेके आ गए थे। अभी तक वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने का काम करती थी इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कब बना था? 1952 में। अब ये बोर्ड का चेयरमैन होता था कौन? उस टाइम का एग्रीकल्चर मिनिस्टर था। बाद में जब मिनिस्ट्री अलग बन गई तो फिर फॉरेस्ट मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता था। जनरली उसके सभी लोग ही होते थे उसमें, जो भी फॉरेस्ट्री के एग्जीक्यूटिव के जो टॉप बॉडी है सभी होते थे उसमें। लेकिन वो एक टाइप से ऐसा चल रहा है, उसको कोई संवैधानिक प्रोविज़न थे नहीं, टाइम पास ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। कभी मीटिंग हो रही नहीं हो रही हैं, 8-8 10-10 साल उसकी मीटिंगें नहीं हुई। वो एक टाइप से कागज़ में दबा हुआ है, फाइलों में दबा संस्था, एक बॉडी रह गई। तो इन्होंने क्या किया? संवैधानिक संशोधन किया और संविधान संशोधन न करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट था 1972, इसमें चेंज किया, अमेंडमेंट किया, और इसको एक दर्ज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइप से लीगलिटी का ठप्पा लग गया। और इसका चेयरमैन जो है वो बना दिया गया प्रधानमंत्री को। यानी कि वाइल्ड लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है वो इन्होंने बढ़ा दिया। अब प्रधानमंत्री खुद चेयर करेगा। और ये जो बॉडी है इसको स्टैट्यूटरी दे दिया, तो इसका मतलब है कि इसमें जब कानून में लिख देंगे कि इसको हर 1 साल में कम से कम 2 मीटिंग होना कन्फर्म वो होना ही चाहिए, तो फिर क्या है कि वो बॉन्डेज आ जाता है, फिर इन्हें मीटिंगें करनी ही करनी पड़ती है। तो ये स्टैट्यूटरी का वो मुद्दा आ गया। तीसरा, इन्होंने से एक एडवाइजरी नेचर का डाल दिया। अब क्योंकि लीगलिटी हो गई तो अब क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक्ट होगा या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होंगी, वहाँ पर अब इस बॉडी की एडवाइस की डिमांड रहेगी। तो एक टाइप से एडवाइजरी नेचर है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रधानमंत्री को उसका चेयरमैन बनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये पावर है। तो ये 2003 में ये बना। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखें
कि ये कब आया, किस एक्ट के थ्रू आया, इस पर लगभग क्वेश्चन आ ही आए हैं। कौन चेयरमैन है, इससे पहले रिलेटेड चीज़ों को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2005 में यहाँ दो चीज़ें और आई हैं, टाइगर टास्क फोर्स और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये टास्क फोर्स और NTCA को हम लोग आगे की स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसे छोड़ देंगे। बस इतना देखेंगे कि जो NTCA है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका एक्ट तो आया था। एक्ट क्या, जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसी में अमेंडमेंट करके इसे भी स्टैट्यूटरी बनाया गया। तो इसे स्टैट्यूटरी बनाया गया 2005 में, लेकिन ये जो बॉडी है, संस्था है, उसे आप दिसंबर में ये तुम उसे लीगल दे रहे हो, मतलब उसे संवैधानिक दर्जा दे रहे हो। एक बार वो अथॉरिटी बना दी तो फिर आप वो लोगों को बनाओगे, उन्हें अपॉइंट करोगे, ये टाइम खा जाती चीज़ें। तो आते आते ये स्टैट्यूटरी जो बॉडी बनी है वो 2006 में बनी। तो इसे याद रखें, आपको ऑप्शन में 2005 में TTF टाइगर टास्क फोर्स और NTCA दोनों ही आए, लेकिन ये बॉडी बनते बनते 6 आ गए। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि 5 है या 6 है, तो आप उस हिसाब से आराम से लगा सकते हैं। 2006 में दो एक्ट और लेके आए। एक है बम्बू मिशन, नेशनल बम्बू मिशन, कई बार पूछा जा चुका है नेशनल बम्बू मिशन कब आया। दूसरा फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार, वो भी 2006 में आया। इसमें वन अधिकार से रिलेटेड शायद आपके एक्ट में दिया गया है, जो आपके एक्ट वाला जो यूनिट है उसमें पूरा ये दिया गया है, तो वहाँ पर इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2010 में NGT आया और ग्रीन इंडिया मिशन भी शुरू किया गया। इन्हें भी दोनों ही को याद रख लो, NGT को डिटेल में पढ़ेंगे। 2014 में दिल्ली में जो अपना ICR है, उसी में वर्ल्ड लेवल की एक तीसरी एग्रो फॉरेस्ट्री की कॉन्फ्रेंस हुई। एग्रो फॉरेस्ट्री आपके सिलेबस में थोड़ा टर्म दे गए हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसकी तीसरी मीटिंग है वो दिल्ली में हुई। बस इतना याद रखो, इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। अभी अपने पास फॉरेस्ट्री से अगर रिलेटेड एक्ट की बात की जाए, तो जो कुछ भी अपने पास 1927 का एक्ट है, क्योंकि 1980 का जो एक्ट है, कंजर्वेशन एक्ट जो है बोला जाता है, वो तो एक 2 पेज का ड्राफ्ट है, 2 पेज का एक्ट है, 5-6 सेक्शन है, उसमें थोड़े चेंज कर दिए गए, तो अब सेक्शन बढ़ गया, लेकिन वो 6-7 सेक्शन ही है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मेनली जो अपने पास चलता है वो 1927 का ही एक्ट है। गवर्नमेंट ने 2017 में एक एक्ट लेने की कोशिश थी, इनकी एक ड्राफ्ट आया था कि भाई हम एक ये एक्ट है 100 साल के ऊपर होने वाले हैं इसे 100 साल, तो हमें अपने आज की ज़रूरत के हिसाब से एक नया एक्ट लेके आए। लेकिन उस टाइम पे हो अल्लाह इतना हो गया कि उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। 2018 में एक ड्राफ्ट लेके आए थे फॉरेस्ट पॉलिसी का। तो पॉलिसी अगर ये पास होती है तो ये अपनी 4th नंबर की होगी। इससे पहले अपनी 1894 की हुई है, 1952 की हुई है, 1888 की हुई, 1988 की हुई है, और ये ड्राफ्ट आया है पिछले 3 साल से। ये ड्राफ्ट ही चल रहा है, अब फाइनल का होके कब आता है उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ तक अपनी जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ये हो चुका है। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच इज़ द पॉइजनस गैस दैट लीक इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा भी डले हुए हैं, इधर उधर के भी डले हुए हैं, जो अपने जो मेजोरिटी तो क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दी कि क्या आएंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाल दिए हैं जो अपने कंटेंट में डायरेक्ट डिस्कस नहीं किए गए हैं। हम लोगों की ज़्यादातर को मालूम है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कब डेट पूछी जाती है तो 2-3 दिसंबर 1984 को। इसमें जो गैस रिलीज की गई थी यूनियन कार्बाइड से जो निकली थी वो थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्या है? ATE। अब एक इशू इसमें यह आया कि ज़्यादातर एग्जाम में इतना कन्फ्यूज़न होता नहीं है, वो मिथाइल आइसोसाइनेट या साइनाइड जो भी लिख दें अपन लगा देते हैं। ये उत्तराखंड वालों ने पता नहीं क्या पी के आए थे, 2019 के GS में ECF का पेपर था, उन्होंने यहाँ पर साइनाइट इस टाइप से करके 2 सीधे सीधे पूछ लिए, और ऑप्शन ऐसे थे कि उनकी स्पेलिंग ही किसी से नहीं मिल रही, या फिर अपनी जो NCERT की बुक है ना तो उनसे मिल रही है, वो एक टाइप से कि साइनाइट ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अब उनका क्या राइट आंसर है वो भगवान जाने उनका, ना तो वो NCERT के हिसाब से सही जा रहा था, ना ही अदर जो लीगल जो टेक्स्ट फॉर्म है उनसे किसी से मिल नहीं पा रहा था। तो यहाँ देख लेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट्री का जो नेशनल GDP है उसमें एवरेज क्या कंट्रीब्यूशन है। अब एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद रखें कि 1 से 2% के बीच में अपना कंट्रीब्यूशन रहता है फॉरेस्ट्री का देश की GDP में। एग्जैक्ट डाटा क्यों नहीं है? क्योंकि फॉरेस्ट्री से जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो कोई कैलकुलेशन का कोई अपने पास ऐसा सोर्स है नहीं। अब जंगल से कोई लकड़ी काट के ले आया इलीगली,
और उससे उसने अपने घर में मिठाई स्वीट बनाई, प्रोड्यूस की और उसे मार्केट में बेच दिया। तो इकोनॉमी कहीं तो इन्वॉल्व हुई, लेकिन उसका क्या जोड़ोगे पता नहीं। तो एक एवरेज डाटा है मोटा माटी कि 1 से 2% के बीच में है। तो जो भी आपको इस टाइप के आंसर मिलेंगे, जैसे आईसीआर के ये जेआरएफ का भी है या और भी क्वेश्चन है, तो किसी में आपको आंसर ऐसा मिल जाएगा 1.7%, किसी में ऑप्शन मिल जाएगा 1.2%, किसी में ऑप्शन मिल जाएगा 1.5%। जो भी 1 से 2% के बीच में है, आपको उसे लगा करके अपना निकल लेना है। नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान कब लॉन्च की गई? मैंने बोला अटल जी लेके आए। तो अटल जी कब आए? 1999। ये कई बार जब पॉलिटिकल लीडर्स के नाम लिए जाते हैं, उसका पर्पज यही होता है कि आपको वो पिक्चर दिमाग में रह जाए। तो कई बार ऐसे ऑप्शन काम हो जाते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कब स्टेट्यूटरी बनाया गया? ये बनाया है 2005 में। 2005 में टाइगर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया और एनटीसी का भी गठन किया गया। यहाँ स्टेट्यूटरी की बात की गई, कब बनाई गई, तो अपने सीधा सीधा 5 लगा दिया, कन्फ्यूजन ही मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि एनटीसीए कब बनी, ये अथॉरिटी को कब स्टेबलाइज किया गया, तो फिर दिक्कत आ जाती कि 2005 में लगाएं या 6 में लगाएं। तो फिर अपन अगर इन दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर अपन 6 के साथ जाते हैं उस केस में कि ये बॉडी को कब बनाया गया। 6 भी जा सकते थे, 5 भी जा सकते हैं, आप अपने विवेक से भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं कि क्या लगाया जाए। अब गठन को स्टेट्यूटरी बना दिया गया उसी दिन से मान लिया जाए या अपॉइंट किया गया उस दिन से मान लिया गया है। तो मेजोरिटी जो एग्जामिनर हैं उन्होंने 2005 को ही लेके चल रहे हैं वो, तो वो इस पचड़े में नहीं पड़ते कि कब गठन हुआ, जिस दिन स्टेट्यूटरी बना दी उसी दिन से उन्होंने मान लिया है। आगे चलते हैं। इसमें चिपको मूवमेंट है वो कब लॉन्च किया गया? तो वही 72-73 का जो ज़माना है अपना, जो कुमाऊँ जो है गढ़वाल का है ये। अच्छा, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल रीजन में पड़ता है। तो जैसे उत्तराखंड के 2 रीजन है, ये कुमाऊँ है, ये गढ़वाल है। तो गढ़वाल में अपना चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। वहाँ पर ये 72-73 के टाइम पे शुरू हुआ। और इसमें नाम बताए थे आपको, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, 3 नाम बताए थे आपको। अब यही मूवमेंट है जिसे बाद में लगभग 10-12 साल बाद साउथ इंडिया में अपनाया गया। ये थे पांडुरंग हेगड़े। इन्होंने 83 में इन सतकानी, ये मूवमेंट और रिपल इफेक्ट, ये शायद पार्ट ऑफ केरला तमिलनाडु, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कर्नाटक वाले रीजन में थे, लेकिन ये केरला तमिलनाडु के किसी रीजन में है। जनरली ये याद रहता है कि ये जो एपिको मूवमेंट है ये साउथ इंडिया में हुआ। कब हुआ? उसके लगभग 83-84 के आसपास। करने वाले कौन थे? ये जो मेन बॉडी थे, जैसे इधर सुंदरलाल बहुगुणा तो उधर थे अपने ये पांडुरंग हेगड़े। बस ये 2 टर्म याद रखो, यहाँ अपना काम हो जाता है। यहाँ तक अपना जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, इसे अलग सेपरेट कर लेते हैं।